जी, नमस्कार। ऑल इंडिया रेडियो से मैं हरेंद्र आज़ाद और अभी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ रहे हैं कारगिल से श्री काचो अस्फंदयार खान साहब। खान साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी हरिंदर साहब, मैं काचो असफंदियार खान जो इस विशाल भारत देश की उत्तर की तरफ आखिरी छोर पर बैठा हूँ। जी, और सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने तमाम सुनने वालों को अपनी तरफ से, अपने तमाम लद्दाखियों की तरफ से कल की ईद और पुरन्नुमाशी दोनों मुकद्दस दिनों के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। निश्चित रूप से मेरे तरफ से और मेरे श्रोताओं की तरफ से भी आपको हार्दिक धन्यवाद। जी, और दुआ करता हूं कि खुदा हम सबको इस मुश्किल वक्त से सही सलामत निकाल दे और हमको अपनी जिंदगियां फिर से खुशी से बसर करने की तौफीक दे। आमीन। जी, जी। ऊपर वाले से हमारी भी ये प्रार्थना है, हमारी और आपकी ये दुआएँ कबूल हों जी ताकि आज पूरे इंसानियत पर जो इतना बड़ा खतरा कोविड-19 का मंडरा जी रहा है और हम लोग लगातार युद्धरत हैं इससे जी निजात पाने के लिए और जी हम अपने-अपने हिस्से का प्रयास कर रहे हैं और जी निश्चित रूप से हम सबकी दुआएँ काम आएँगी और एक न एक दिन इससे निजात मिलेगा। अपने आप को अंदर से मजबूत बनाकर रखना होगा, जी आत्मबल बनाकर रखना होगा जी जी और मानसिक रूप से हमको अपने आप को सशक्त रखने की ज़रूरत है। इससे पहले हम आज की इस बातचीत को आगे बढ़ाएँ, जी हम अपने श्रोताओं से आपका परिचय करवाना चाहेंगे जी कि आप काचो अस्फंदयार खान साहब कारगिल के पहले आईएएस ऑफिसर हैं। वर्तमान में आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं और आपका कारगिल के इतिहास के बारे में, लद्दाख के इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, वहाँ के साहित्य के बारे में बहुत सारी जानकारी है और आपने बहुत सारा काम किया हुआ है उस पर और आप लद्दाख रीजन के ख्यातिलब्ध कवि हैं और विद्वानों में आपका नाम शुमार है और ऐसे में अब तक आपने अपने कविताओं का संग्रह 6 किताबों के रूप में प्रकाशित करवा दिया है और आप वहाँ के फ़ोक लिटरेचर और कल्चर के बारे में जानकारी रखते ही रखते हैं। साथ ही साथ आपकी कविताएँ बाल्टी, पुर्गी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई हैं और साथ ही साथ आप कारगिल के निवासी हैं, कारगिल में आपका घर है, कारगिल की ही आपकी पैदाइश है और आपकी एक बड़ी प्रसिद्ध लद्दाखी एपिक है, जिसका नाम केसर सागा है और आपने इसे अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करवाया है। 2012 में आप आईएएस से सेवानिवृत्त हुए थे, उसके बाद से लगातार आप लिखते जा रहे हैं और अपने इतिहास के बारे में, अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में लगातार आप काम कर रहे हैं और आज आप आकाशवाणी वाराणसी से जुड़कर लद्दाख के बारे में, लद्दाख की इतिहास, लद्दाख की भौगोलिक स्थिति, वहाँ के पर्यावरण, वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, महत्वपूर्ण त्योहार, वहाँ के लोक नृत्य, कला, संस्कृति और समृद्ध साहित्य और ख्यातिलब्ध जो रचनाकार हैं, लेखक हैं और वहाँ की जो भाषा है, बोली है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज अपने विचार हमारे साथ साझा करेंगे। पुनः हम आपका स्वागत करते हैं और अस्फंदयार साहब, मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को हम आगाज़ करें। सबसे पहले लद्दाख के इतिहास के बारे में जानें। लद्दाख एक बड़ा रीजन है जिसके अंदर 2 ज़िले हैं, करगिल और लेह और इन ज़िलों से जो वर्तमान का लद्दाख है, वहाँ की क्या स्थिति है, क्या इतिहास है, थोड़ी इस पर प्रकाश डालें। जी जी। हाँ, देखिए, इस खित्ते लद्दाख की तारीख जो है वो तकरीबन 2-2.5 हजार बरस पर फैली हुई है। जी, पहले ये सारा इलाका खाली था, यानी वर्धमान में। जी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रल एशिया, गिलगित और तिब्बत की तरफ से लोग आबादकार आए, माइग्रेंट आए और जी, जहां जहां पानी और घास मौजूद थे वो लोग वहां आबाद होने लगे। पहले पहले ये लोग खाना बदोश के हिसाब से अपने भेड़ बकरियों को लेके आते थे, मगर बाद में जहां जहां पानी था, जहां जहां अच्छी सुविधा थी, तो वहां वो आबाद हो गए। जी, अब इन आबादकारों में मुख्तसरन मैं ये कहूंगा कि मंगोल, दरत और मोन कौमें थी। जी, मंगोल तिब्बती नस्ल के लोग थे। दरद और मोन जो है वो आर्याई नस्ल के लोग थे। जी, अब इनमें तिब्बती नस्ल के लोग जो है वो तिब्बत की तरफ से आए। दरद जो है वो गिलगित और सेंट्रल सेंट्रल एशिया की तरफ से आए। जी, और मोन जो है, कहते हैं ये हिंदुस्तान के ये जो उत्तरी छोर से निकल के यहाँ आए थे। इस वक्त लद्दाखी नस्ल इन तमाम कौमों की एक मिली जुली नस्ल से ताल्लुक रखती है जी, ना, और तकरीबन ये मिलजुल गया है और एसिमिलेट हो गया है हिस्टोरिकली।
सर्टन पॉकेट्स में कुछ शीना दर्द किस्म के लोग अभी अपनी आइडेंटिटी को बनाए हुए हैं, अदरवाइज एवरीबडी इज एसिमिलेटेड। जी जी तकरीबन 5वीं और 6वीं सदी ईस्वी में यहाँ बाज़ाब्ता हुकूमतों का वजूद में आगे आने लगे, जी है ना। और उससे पहले कबायली हुकूमतें वगैरह वगैरह होती थी, जिनमें मौजूदा लेह लद्दाख में कि नमयाल शाही खानदान और मौजूदा करगिल में ठाटा खानी खानदान और न्यठिस्तनी खानदानों की हुकूमतें कायम हुई थी। जी ये ब्रीफली मैं कह रहा हूँ। और बल्तिस्तान जो एलओसी के पार है, जी जी वहां मकपोन वगैरह खानदानों की हुकूमतें कायम थी। मुख्तसरन ये भी कहूंगा कि ये हुकूमतें, जो लोकल हुकूमतें जिससे हमारे इलाके की अपनी अपनी आइडेंटिटी या इंडिपेंडेंस थी, जी वो 1834 से 1846 तक लगभग कायम रहा। जी इसके बाद लद्दाख पर जम्मू के डोगरा हुकूमत गुलाब सिंह ने इस पर लद्दाख पे अटैक किया, हमला किया और इसको कब्जे में लेके उसको जम्मू हुकूमत के साथ मिला दिया और लद्दाख में फिर उसके बाद डोगरा हुकूमत थी। जी जी अब ये सिलसिला भी 1947 तक कायम रहा और 47 के बाद तो मुल्क आजाद हुआ। जी और आजाद होने के बाद तो हमारी हिस्ट्री जो है हमारे सामने है। राजवंश जी बदल गए। जी 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 जी, जी ये है मुख्तसर हमारी जी जी। तो तारीख ये जो। हुआ लद्दाख का एक संक्षिप्त इतिहास, जी कैसे वहाँ कौन कौन से खानदान राज किए और जी किस जी तरीके जी से जी धीरे जी धीरे उनका समापन हुआ और हम जी आजाद हुए। जी जी अब जी। थोड़ी सी हम जानना चाहेंगे कि वहाँ की जो वर्तमान और या पिछले इतिहास को भी समाहित करते हुए हाँ, ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है, जी वहाँ जी की जी भौगोलिक स्थिति कैसी है जी और लद्दाख का जीवन कैसा है, जी वहाँ का पर्यावरण कैसा है, इन चीजों के बारे में थोड़ी बताएं। जी। इस जोग्राफियाई लिहाज से लद्दाख रीजन को 3 खित्तों में यानी एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं और नेचुरली डिवाइड है भी है। जी वो सब डिवीजन, उन सब रीजन में ये है कि एक में लेह जो जी मैंने कहा अभी, एक कारगिल जो जी सेंटर में है और बल्तिस्तान जो नीचे जो है वो एलओसी के उस उस पार है। पार। जी जी ये तीनों जो है वो एक रीजन्स हैं, 3 रीजन्स हैं। जी ये सारा इलाका, तीनों रीजन का सारा इलाका जो है आसमान को छूते हुए पहाड़ों और तूफान की तरह चलते हुए दरियाओं पर मुश्तमिल है। और इस पूरे पूरे एरिया की का एरिया जब आप बताएंगे तो जी वो जी लगभग लगभग 78,000 स्क्वायर किलोमीटर है, बल्कि उससे भी वाह। ज्यादा। जी जी जी। तो इतनी बड़ी वास्ट एक चंक ऑफ लैंड था यहाँ इस हिमालय की। जी 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 तो पहाड़ों में जो इस वक्त लेह और कारगिल जो मौजूदा मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, जी एक पहाड़ों में नूनकुन पहाड़ जो जिले करगिल में वाक़ा है, वो 24 केटू के बाद सबसे ऊंचा पहाड़ है इस एरिया में, 24,000 फुट से ऊंचा है ये। जी और ससर और सियाचिन पहाड़ जो जो जिला लेह में मौजूद है वाक़ा है, वो भी बहुत बड़े ऊंचे हैं और इन पहाड़ों पर ग्लेशियरों की मैदान मौजूद है। जी जी नूनकुन हो या ये क्यों 10-10 20-20 किलोमीटर के आपके ग्लेशियर के मैदान है। और ग्लेशियर का अंदाजा ये कर सकते हैं कि एक ग्लेशियर की लंबाई तो इतना हुआ, इसकी जी डेप्थ जो है तकरीबन 1-2 किलोमीटर होगा। जी जी हाँ, तो बर्फ जो है हजारों सालों से मौजूद है इन ग्लेशियरों पर और यही पहाड़ यहाँ के बस्तियों के लिए साल भर पानी मुहैया करते हैं। जी यहाँ की आबादियां इन्हीं पहाड़ों के दरमियान छोटी छोटी वादियों में आबाद है। 10-10 जी घर, 20-20 घर, 50-50 घर की आबादी में मौजूद है। जी जी। तो जी तो जैसा कि आपने बताया कि इन ग्लेशियर्स और पहाड़ों से ही पीने का पानी मिलता है, जी 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 तो थोड़ी हम ये जानना चाह रहे थे, ये मेरी उत्सुकता है। हम लोग यहाँ प्लेन रीजन में हैं तो टैप वाटर है, हैंड पंप है, जी गांव में चापाकल होता है, लोग जी उससे जमीन से पानी निकालते हैं, जी पीते जी हैं। और शहरों में देखिए तो कई घरों में आजकल तो आरओ लगा हुआ है, जी फिल्टर्ड जी वाटर। जी जी जी। तो वहाँ जो पीने का पानी है किस तरीके से आता है? जैसे पहाड़ से पानी गिर रहा है उसको डायरेक्ट वो लोग रोक के पी लेते हैं या कुछ ट्रीट करते हैं उसके साथ? देखिए, वर्तमान की बात अगर करें हम, माजी की बात करें तो पहले जी तो जो नाले से पानी आता था हम सब उसी को पी के बड़े हुए हैं। जी जी
अब ये टेप वाटर की बात, जो नाले का पानी किसी जगह बंद करके उसको फिल्टर करके घरों तक पहुंचाना है, घर घर तो पहुंचता नहीं है, गांव में पहुंचता है। जी जी तो एक मखसूस जगह पे पहुंचता है, वहां से सबको पानी कलेक्ट करता है। अब शहरों में यह है कि घरों के आसपास पानी पहुंचता है टेप वाटर ये महकमा पीएचई डिपार्टमेंट, जो पब्लिक हेल्थ जी जी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देते हैं। जी जी और लेकिन विंटर में ये सारा पानी जो है वो जम जाता है। जी, बड़ी मुश्किल होती होगी। हाँ, तो फिर तो आप शहरों में, ले शहर हो, करगिल का टाउन हो, इनमें कोई पानी नहीं है। हमारे घरों में कोई पानी का सौदा नहीं है। लेकिन करते क्या है, गवर्नमेंट जो है वो जी टैंकर सर्विस रखते हैं और टैंकर में पानी लाके आपके घर के बाहर जो है आपके बर्तन में पानी दे देगा। जी जी, आप उसको हर रोज आपने पानी लेना है। जिस तरह आप दूध लेते हैं शहरों में, क्या इसी बात है। तरह हम पानी लेते हैं सुबह सुबह। तो दरियाओं में दरियाए सिंध, दरियाए शयोक, दरियाए सुरू और दराज बहुत बड़े मशहूर दरिया हैं यहाँ के। जी जी अब सिंध तो है, सिंधु है, जो यहाँ से जाके पाकिस्तान जाके पूरे लद्दाख को चीरता हुआ जाता है और बल्तिस्तान से जाके वो सिंध में जा गिरता है बहर अरब में। जी जी और दरिया शयूक जो है वो भी दरिया सिंध का एक शाख है, वो नुब्रा वैली से जाते हुए उसमें शामिल हो जाता है। फिर दरिया सुरू पूरे करगिल एरिया को चीरता हुआ आता है। दराज, तो दरिया दराज जो है वो जोजिला से पूरा एक एरिया को चीरता हुआ आके फिर ये सब जाके आगे जाके एक मुकाम पर दरिया सिंध में जाता है एंड दे फ्लो टू पाकिस्तान। तो ये सब मशहूर दरिया हैं। और ये अच्छा दरिया अच्छा। चलते वक्त आपको ये बता दूं, ये दरिया टूरिस्ट इसीलिए पसंद करते हैं ना यहाँ लद्दाख, जी कि ये दरिया जब चलते वक्त पूरे इलाके को शोरगुल से भर देते हैं, जैसे कि 10-10 बोइंग फाइटर जहाज चल रहा हो। मतलब पानी का बहाव इतना तेज है। ये इतना तेज सर, उसके सामने गर्मियों में इंसान इसके दरिया के नजदीक नहीं जा सकता है। क्या बात। हाँ, इसकी लहरें उठती हैं, उसका जी जी शोर उठता है। जी जी क्योंकि जब बर्फ का पानी जो है, बर्फ जो है वो सूरज की गर्मी से पिघल जाता है गर्मियों में, तो जी पानी जी का वॉल्यूम बहुत बढ़ता है। जी हाँ, जी। सर्दियों में फिर ये दरिया जो है डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। तो जैसे अभी हम लोग इधर देख रहे हैं नॉर्मल रीजन में, अभी आप खबरों के माध्यम से आप भी जी जान रहे होंगे, जी। बिहार में, असम में फ्लड है, तो क्या वहां भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है? नहीं, देखिए लद्दाख की एक मखसूस जोग्राफिकल कंडीशन ये है कि यहाँ का मौसम जो है वो खुश्क है। जी अगर यहाँ कश्मीर की तरह आधा घंटा बारिश हो जी। फिर लद्दाख नहीं रहेगा। अच्छा द तो एवरी माउंटेन विल कम डाउन। ओके। हाँ, सो ये कुदरत है यहाँ बारिश। हाँ, कभी कभी किसी जगह एक मखसूस जगह क्लाउड बर्स्ट होता है। क्लाउड बर्स्ट आप जी जी, जानते हैं, बादल फट जहाँ जो जाते हैं। जी बादल फट जाता है शावर की तरह, बस जी मखसूस जगह पे, बेबी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में। तो जी उसके जी। नीचे जो सारा दरिया जो है वो पानी जो है बह जाता है, वो गाँव उठा के ले जाते हैं। ओहो। जी सो जी लेकिन ये कम हो जाता है, यहाँ बारिश पड़ती है। अभी राइट फ्रॉम मार्च से अभी तक मैंने कोई बारिश नहीं देखी जी जी। अभी तो तक। जी, तो ये हाँ, तो हुई वहाँ की स्थिति ये पानी जी, की। और चीज है, यहाँ के जी, पहाड़ों पर घास फूस बिल्कुल नहीं है। सिर्फ बर्फ के चादर ही है। हाँ, ऊपर के पहाड़ जो है बर्फ के चादर है, और उसके जब वो चादर निकल जाता है नीचे जी नीचे से, जी थोड़ी सी मतलब दूर से कोई नजर नहीं आएगा, सामने जाएगा तो घास के तिनके नजर आते हैं। जी जी और ये देखकर सैयाह हैरान हो जाते हैं कि यार ऐसे भी पहाड़ है। हाँ, 20-20 जी 30-30 जी हजार फुट के पहाड़, नंगे पहाड़ देख के इंसान तो हैरान हो जाता है ना। जी जी। ज्यादातर हम लोग देखते हैं जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं इधर बिहार, यूपी, नेपाल के बॉर्डर पे, तो उनपे पेड़ पौधे झाड़ी होते हैं। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ जी बिल्कुल आपको स्पॉट, आप 50 किलोमीटर पे एक कबूतर को देख सकते हैं पहाड़ जी। अच्छा, तो अभी आपने कबूतर की बात की, तो मेरी एक और उत्सुकता है कि वहाँ के इस क्लाइमेट में जी इंसानों की तो जो स्थिति है आपने जी जो जी बयां जी किया, जी जी लगभग जी लगभग अंदाजा लग रहा है। जी तो जी। जीव जंतु और पेड़ पौधे किस प्रकार के हैं और वहाँ के फसल क्या हैं? हाँ, तो ये जी मैंने कहा, पहाड़ों पर कोई जंगल का नाम नहीं है, जी ठीक है ना। अच्छा, ये खिता चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसलिए बाहर जाने के लिए यहाँ के 2 पहाड़ी रास्ते ही हैं लद्दाख के लिए मशहूर। जी एक जोजिला पहाड़ जी जिससे क्रॉस करके कारगिल से कश्मीर जाता है, जी दूसरा मनाली का रोड जो लेह से हिमाचल को जोड़ता है।
जी। अब सर्दियों में ये दोनों रास्ते बंद होने की वजह से पूरा इलाका बाहरी दुनिया से कट जाता है, सिवाय हवाई जहाज के। आबो जी। हवा जो है वो जी। सर्द और खुश्क है, जैसे मैंने कहा हवा में नमी बिल्कुल कम है जी। और ऑक्सीजन की भी बड़ी कमी है। जी। बस्तियों में तो कुछ दरख्तों की वजह से थोड़ा ऑक्सीजन ज्यादा रहता है। जी। अलबत्ता इन पहाड़ों में चंद जंगली भेड़ बकरियां पाए जाते हैं, जी। जंगली, जिसमें हिमालयन आइबेक्स बहुत मशहूर है और अर्गाली भेड़ जिसको ओविस एमन बोलते हैं, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये 1.5 क्विंटल 2-2 क्विंटल के। जी। जी। हाँ, ये इस नंगे पहाड़ में ये लोग भी तो हैं। और यहाँ का बर्फानी एक चीता होता है जिसको स्नो लियोपार्ड बोलता है। जी। ये हमारे लद्दाख का एक कौमी दरिंदा है, यानी कॉर्निवर्स। और याक जो है यहाँ का सबसे बड़ा जो जानवर है, जी। वो गाय में नहीं आता है, वो ओविस में आता है। तो एक याक है, पालतू है, जी। वो हमारा सबसे कौमी अच्छा जानवर माना तो याक जाता से है। किस किस तरह के लाभ मिलते हैं? लियाक से ज्यादातर जो मेल है उससे हम खेती को जोतते हैं। ओके। अच्छा, और सामान लाद के 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर ले जाते हैं। मतलब वो परिवहन और के काम करते हैं। जी। यस, और दूसरा जी। जो उसका फीमेल है वो दूध देती है, और जी। वो जी। दूध जो है वो बहुत ही क्या बोलते उम्दा हैं, उम्दा किस्म के। उम्दा किस्म के दूध जी। है। जी। 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 तो याक मतलब वहाँ का सबसे अच्छा और मानवों के लिए, और इंसानों के लिए जबरदस्त सबसे जबरदस्त बेहतरीन जबरदस्त, नहीं जीव है। गाय शाय जी। भी जी। है, लेकिन जी। जी। याक के मुकाबले में कुछ नहीं। याक अच्छा, मशहूर है अभी लद्दाख। खान साहब, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, जी। तो यहाँ हमारे यहाँ की अभी वर्तमान में टेम्परेचर लगभग 25 से 30 के बीच में होगा अभी। जी। और जी। वहाँ की क्या स्थिति है? नहीं, यहाँ तो इस वक्त हमारा पीक सीजन है, जुलाई अगस्त जो है ना, हाँ, हाँ। यहाँ 30 तक होगा, ज्यादा से ज्यादा कभी कभी है, लेकिन 25 से ज्यादा नहीं है। अच्छा। फसल तो पकने के लिए बाद 20-30 तक कभी कभी जाता है। तो मतलब इस समय जो टेम्परेचर यहाँ है, लगभग लगभग वही वहाँ भी है? नहीं, आपका तो बनारस में टेम्परेचर बहुत कम है मेरे हिसाब से, मतलब बाकियों की निस्बत, बाकी हाँ, जगह तो मतलब 40-40 है। आज थोड़ी सी मौसम यहाँ भी अच्छा शुष्क अच्छा। है। हाँ, जी, वो बादल बादल है मौसम आसमान मौसम में। की वजह से जी। जी। होगा। जी। जी, इस वजह से मैं ऐसा तो बात कर यहाँ रहा तो था। खैर बीस हम्म। पच्चीस से आगे टेम्परेचर नहीं जाता है। जी। जी। और रात की क्या स्थिति होती है? नहीं, इस वक्त तो बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल में कम से कम 20 तक रहता होगा, 19-20 तक। अच्छा, अच्छा। तो जी। पहनावे में अभी आप लोग क्या यूज करते हैं? वहाँ का मुख्य मैं पहनावा क्या है? आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं अपने कमीज के ऊपर जो सदरी पहना है, जो मोदी साहब पहनते हैं, जी। 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 वो पहना है। सिर्फ सदरी इसका और मतलब कमीज। है जी। जी। दिन को भी इतनी गर्मी नहीं है। जी। जी, मतलब कुल मिला के मौसम अभी काफी प्यारा है। बहुत खूबसूरत, यही तो सीजन है ना टूरिज्म। आप जी। कोविड की जी, वजह से मैं यही पूछना अनफॉर्चुनेटली। चाह रहा था, मैं यही पूछना चाह रहा था। जी। क्योंकि अगर कोई अगर हमें सुन रहा हो, अगर जी। उसके अंदर रुचि है, वह जी। जाना जी। चाह जी। रहा है जी। लद्दाख, जी। जी। देखना चाह रहा है करीब से, जी। तो कौन सा समय अच्छा होगा वहां जाने के लिए? देखिए, यहाँ जी। टूरिज्म शुरू हो जाती है अप्रैल के एंडिंग से। जी। मई के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाता है, और रफली अगस्त सितंबर तक, जी। सितंबर जी। एंडिंग तक आ सकता है। जी। लेकिन पीक सीजन जो है जून जुलाई अगस्त है। ये 3 महीना जो घूमने के लिए खूबसूरत, ये सबसे अच्छा। बहुत जी। जी। खूबसूरत है। जी। जी। और आपको ये जानकारी मैं देता हूँ, लास्ट ईयर यहाँ 1 लाख टूरिस्ट आए थे। जी। हाँ, इस साल जीरो है, खैर वो तो कोविड की कोविड वजह की से वजह से। दुनिया जी। भर जी। जी। भर जी। में है। जी। लेकिन जी। ये घूमने के लिए लद्दाख जो है, मैंने कहा ना 78,000 स्क्वायर किलोमीटर में आप घूमेंगे, जी। तो आपको 100 किलोमीटर पे एक आदमी भी नजर नहीं आएगा ना, तो आपको मजा आएगा। जी। जी। तो है। अब थोड़ी-सी ये जानना चाह रहे हैं कि जी। अगर कोई घूमने जाता है, तो जी। वहाँ पर किस तरह की सुविधा उपलब्ध है ट्रांसपोर्टेशन के, देखिए, खान-पान आप और दो रहने के तरीके लिए? हैं, दो जी। तरीके से आ सकते हैं। जो अभी तक आए हैं जी। लोग, जी। दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट में लेह आते हैं। जी। कारगिल में तो एयरपोर्ट छोटा सा है, वो सिविल एयरपोर्ट नहीं है, जी। आर्मी का छोटा सा है। जी। जी। लेकिन लेह में आपको जहाज आता है, लेह एयरपोर्ट पे आप उतरने के बाद लेह को घूमने 5-10 दिन घूमने के बाद आप आ जाते हैं कारगिल। जी। और कुछ लोग कारगिल से टैक्सी में आते हैं, और टैक्सी में जाके श्रीनगर को घूम के फिर जी। जी। कश्मीर को घूम के वापस जाता है। कुछ जी। कश्मीर को घूम के कारगिल के थ्रू आता है। जी। और चलने के लिए जहाज है और टैक्सी है।
अच्छा, वहाँ लोकल स्तर पे टैक्सी मिल जाता है। लोकल टैक्सीज क्या आपको फॉर्च्यूनर टैक्सीज मिलेगी। जी, जी। मतलब हाँ और नहीं, साथ में याक का भी आनंद ले सकते हैं, याक की भी हाँ सवारी वो कर कुछ सकते हैं। एरियाज में है, जी, जी। याक है और कैमल है, वो जी, जो जी, जी, जी। बैक्टीरियन कैमल है हाँ, नुब्रा में, हाँ, जो हाँ, जिसके हाँ। 2 हम हैं। जी, जी। और हाँ खाने-पीने में वहाँ क्या स्थिति है? कैसे देखिए, वहाँ ये का तो भोजन इस क्या है? वक्त जी, तो गर्मियों में तो ये कॉन्टिनेंटल खाना मिलेगा आपको होटलों में। लेह में जी, तो 5 स्टार 7 स्टार्स होटल्स है, करगिल में भी हैं। जी, अब तो रहने के लिए कोई तकलीफ नहीं है जी। और खाने के लिए भी कोई तकलीफ नहीं है गर्मियों में। मतलब वहाँ इस सीजन जाने में के बाद आप जो चीज़ भी खाना पसंद करते हैं होटल में अरे उपलब्ध है? जो भी आपके मन जी। करे वो होटल वाला आपको खिला देगा। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन ना सारे वो फूड। सारा जी, सारा जी, जी, जी। स्पेशली वो गुजराती जी, खाना जी। वगैरह जी, सब जी, कुछ। जी, जी। थोड़ी-सी जानकारी अब हम चाहेंगे कि वहाँ के पर्व त्योहार, फेस्टिवल्स कौन-कौन से हैं जी और जी कैसे जी जी। लोग आनंद लेते हैं इन हाँ त्योहारों मैं का? ये कह रहा था कि जी, कल्चरली लद्दाखी लोग जो है वो जी, तिब्बती और दर्द लोगों की मखसूस ये नस्ल होने की वजह से इन लद्दाख में तिब्बती कल्चर और दर्द कल्चर दोनों की झलक मिलती है। जी, और जी, यहाँ 2-4 बोलियां बोली जाती है जिनमें लद्दाखी, बल्ती, शीना, पुर्गी शामिल है। जी, ये बोलियां यहाँ बोली जाती हैं। जी, जैसे कि आपने पहले मुझे बोला ना कि आप बोली के बारे में जी, कहेंगे। जी, जी, ये तमाम बोलियां तिब्बती जबान की शाखें हैं जी, और एक दूसरे के समझ में आता है। जी, अलबत्ता शीना जो जबान जो है वो आरियाई जबान है जो यहाँ इलाका सिर्फ दराज में बोली जाती है। जी, अच्छा, लद्दाखियों की खुराक जो है वो आपको मैं बता दूं, जी, गिरम, गुंदुम और मटर वगैरह पर मुश्तमिल था। यानी ओरिजिनली जी, जो यहाँ प्रोड्यूस होता है हमारे खेतों से वो है गिरम। गिरम एक किस्म का विदाउट हासक बारले है, बहुत खूबसूरत बारले है इसका। जी। और मतलब जो हमारे यहाँ जौ और गेहूँ नहीं मिलते नहीं हैं। नहीं, वो आपके उसके से वो जो आपका जौ जो है इसका ये तो गुंदुम से भी ज्यादा खूबसूरत है। ये अच्छा। गिरम ये जी, जी, लद्दाखी है सिर्फ। जी, ये जी, लद्दाखी और तिब्बत में ही उगती है। जी, तो ये गिरम जो है इसका हम सत्तू बनाते हैं और सत्तू खाते हैं बहुत मुख्तलिफ तरीके जी, से। जी, गुंदुम का तो रोटी जी, बनाते हैं, जी, मटर का भी हम सत्तू बनाते हैं और मिक्स भी करते हैं। जी, जी, अच्छा, मटर का सत्तू और दाल दोनों बनाते हैं। जी, जी, क्या ये भी कहूंगा जी, 1947 के बाद जब रोड यहाँ बनाना सट के बाद तो चावल बाहर से आया है। अब लोग चावल भी बहुत खाते हैं, जी, जी, मिसाल अब खाते हैं, जी, है ना। एक और जो जानकारी देना चाहूंगा जो मैं भूल जाऊंगा जी, कि यहाँ लोअर इलाकों में एक अच्छी किस्म की खुबानी का फल पकता है जी, जो खुबानी। बहुत खूबसूरत होता है। लद्दाख की खुबानी जो है दुनिया में मशहूर है। दुनिया में तो अपना है, काबुल का अलग है, बाकी का अलग है, जी, लेकिन हमारे कश्मीर या इंडिया में लद्दाख की खुबानी सबसे मशहूर है। इसको जी, सुखाकर या ताज़ा खा लेते हैं, है ना। जी, जी, अच्छा, कौमी लिबास में तो हम हमारा पहले ऊनी लंबा सा चोगा होता था जो इंसान को सर्दी से बचाता था जी, मेनली, जी, जी, है जी, ना। और घर हमारे मिट्टी और गारे के बने हुए होते थे, जी, है ना, जी, जो सर्दी में गर्म रहता था। जी, जी, अब क्योंकि यहाँ ज्यादातर बर्फ पड़ती है इसलिए घरों को गर्म रखने के लिए चूल्हे और बुखारी का इस्तेमाल होता है। जी, यानी चूल्हे में रोटी वोटी भी पकाते हैं, गरम गरम भी करते हैं घर को, और साथ में कमरे में बुखारी करके लोहे के उसमें लकड़ी जलाते हैं जिसका धुआं जो है बाहर जाता है। तो मकान क्या पक्के नहीं होते हैं जैसे हमारे यहाँ आज होता इस वक्त तो सारे पक्के हैं, लेकिन एक चीज है, अगर पक्के में पक्के के नाम पे आपने संगमरमर और सीमेंट डाला तो जी, विंटर में सब मर जाएंगे। हो, जी, जी, हाँ, जी, जी, -40 30 में जी, वहां पानी का एक कतरा भी गिर जाता है ना जी, जी, आपके कॉरिडोर में, जी, तो आप तो स्केटिंग करेंगे। जी, जी, हाँ, तो ये इसलिए स्थिति। यहाँ गर्म रखने का ज्यादा ये है। पक्का तो है, टीन लगाया है, आप सब कुछ जो है, देयर इज नो जी, जी, प्रॉब्लम। बहुत जी, जी, अच्छे अच्छे मकान आए हैं। जी, अच्छा, गर्मियों में हर किस्म की सब्जी उगती है, जी, मतलब जो आप जो लोकल लिए जरूरत हो, लेकिन बहुत काफी नहीं, लिहाजा इंपोर्ट करते हैं सब्जी को। जी, जी। जी जी, ये तो मैं अब हम कह रहा थोड़ी था। संक्षेप में बात करेंगे क्योंकि जी समय की अपनी बाध्यता है। वहाँ के मुख्य त्योहार कौन-कौन से हैं और जी, जो फ़ोक अब सॉन्ग्स देखिए हैं, देखिए आर्ट्स हैं? लद्दाख जी, में 2 कम्युनिटी बसते हैं, एक बौद्ध और दूसरा मुस्लिम। जी, जिला लेह में बूदों की मेजॉरिटी है और जिला करगिल में मुसलमानों की मेजॉरिटी है। जी, तो कुछ कौमी त्योहार तो सदियों से हमारा मुश्तरका है। मसलन लोसर है, नया जी, साल का त्योहार,
जी मामानी है, पुराने बुजुर्गों के नाम, खाना खिलाने और उनको याद करने का त्योहार, ये सब मुश्तरका है, हम सब दोनों कम्युनिटीज करते हैं। जी जी अच्छा, दूसरा जिले लेह में मुख्तलिफ गुम्फों में बड़े अलग अलग मेले होते हैं जो मुख्तलिफ टाइम पे होते हैं, जी बहुत जी धूमधाम से होते हैं वो मेले। अच्छा, इसी तरह जिला करगिल में सबसे बड़ा त्योहार जो मैं कहूंगा वो 2 ईद का होता है। वो है एक आपके रोजे के बाद जो ईद आता है, और दूसरा जो है वो कुर्बान जो, जी जी ये 2 बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसके अलावा यहाँ एक मुहर्रम का ये त्योहार जी होता है, जी 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 बहुत जबरदस्त त्योहार होता है, ये 10 दिन का तो बिल्कुल कंटिन्यूअस होता है। जी जी तो ये कि तो ये ये त्योहार, त्योहारें जी मशहूर जी हैं। जी जी हाँ जी जी थोड़ी सी आप वहाँ के फोक सॉन्ग आर्ट पर भी प्रकाश जी जी डालें, जी और तब हम आगे बात करेंगे कि वहाँ के लिटरेचर और जी प्रख्यात जी जो लेखक जी हैं, जी राइटर्स वगैरह। लद्दाखी जी कल्चर में लोक गीतों और कहानियों का बड़ा रोल रहा है, जी क्योंकि यही तो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी थी और यही सोर्स ऑफ कल्चरल हमारा बुनियाद भी था। जी यहाँ हजारों लोकगीत अब भी लोगों को याद हैं जी और मुख्तलिफ मौकों पर गाए जाते हैं, जी जी है ना। ऑल इंडिया रेडियो ले और ऑल इंडिया रेडियो कारगिल के कायम होने की वजह से यहाँ के लोकगीतों को गाने का रिवाज ज्यादा जिंदा हो गया जी है ना, क्योंकि आप रेडियो में वो कलाकारों को ले जाते हैं तो थोड़ा सा इसका एक अच्छी बात हुई है जी ये। जी जी और वहाँ आम लोगों में सर रेडियो की लोकप्रियता कैसी है? देखिए, पहले जमाने में तो रेडियो ही रेडियो था हमारा, और जी जी क्या। जी जब जी मैं फर्स्ट रेडियो मैंने 1960 में सुना जी जी तो तब से तो रेडियो जो है वो हर एक के बगल के ऊपर ये नीचे दबा के चलते थे पहाड़ों में, क्या छोटी बात है। छोटी। जब जी जी ट्रांजिस्टर आ गया ना, जी जी तब तो रेडियो जो है वो हर घर की शोभा थी। जी जी अभी भी हम सुनते हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं। जी जी तो यहाँ की कौमी लोक कहानियों में गलम केसर जो अभी आपने कहा, जी जिसका मैंने इंग्लिश में जबानी ये ओरली चल रहा था, जिसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अभी दे दिया है, वो बड़ा जी मशहूर हो गया। जी वो एक हमारा कौमी एपिक था। जी नुबू जांपो और इत्थो हामो करके एक लद्दाखी कहानी थी, बहुत लव स्टोरी टाइप की। जी वो मेरे वालिद साहब ने, जो काजू सिकंदर खान सिकंदर से मशहूर नाम से मशहूर था, वो हिस्टोरियन भी था, जी उन्होंने 1977 में उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया, फिर लद्दाखी से। जी जी तब से वो उसको यूपी एकेडमी वगैरह से एक वो भी मिला था, क्या जी बोलते हैं, जी अवार्ड भी। जी तो जी ये देवमालई कहानियां थी जो लोगों की जबानी चली आ रही है ना। तो जी मेरा वाला तो 1917 या 2017 में अंग्रेजी में छाप दिया है, जी जी और नुरबु जांपो 1977 में उर्दू में तर्जुमा हुआ है। तो जी ये मैं कहूंगा, ये कहानियां और लोकगीत जो है हमारे, अब लोकगीत में शादी के गीत अलग हैं, दुखों के गीत अलग है, खुशी के गीत अलग है, दोस्तों के गीत अलग हैं, तो जी मतलब जी हजारों किस्म के गीत हैं जी। और पढ़ाई लिखाई और जीवन यापन के दृष्टिकोण से देखें तो वहाँ शिक्षा के क्या स्थिति है, विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है, विद्यालयों की क्या स्थिति है? देखिए, 1947 के बाद यहाँ जो है वो मॉडर्न एजुकेशन का यानी स्कूल खोलना शुरू हुआ। जी तो तब से पढ़ाई तो दिन ब दिन बढ़ती गई है। अब लोग, हमारे लोग चाहे ले के हों, करगिल के हों, यानी मैं लद्दाख की बात करता हूँ, ओवरऑल जी लद्दाख की, तो हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जो हमारे बच्चे अभी नहीं पढ़ते हैं। बट जी यही है कि अब पढ़ने के बाद जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की एक स्थिति जो है वो आ रही है, वो जरा जी जी क्या बोलते हैं उसको, कहेंगे हम, थोड़ी सी रोजगार के अवसर उपलब्ध कम है। अवसर करने की जी जरूरत जी है। उसको जी जी एजुकेशनली जो है, अब लेह में एक यूनिवर्सिटी खोला है, लद्दाख जी यूनिवर्सिटी के नाम से, पिछले साल जी से जी वो चल रहा है, उसमें एडमिशन भी हुआ है। जी और उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हुआ है। कोविड की वजह से बंद है, वो अलग बात जी है जी कि जी मैं जी खुद उस यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट कमेटी का मेंबर हूँ। जी तो यूनिवर्सिटी भी आ गया, हाँ, कॉलेजेस तो हर जगह है, जी स्कूल तो हर गांव में है, जी इसके अलावा प्राइवेट स्कूल हर जगह है, बहुत जी सारे। सो शिक्षा और एजुकेशन के लेवल पे तो हम पीछे नहीं हैं।
जी, जी, जी। या जो मैं समझता हूँ जिस इलाके की बैकवर्डनेस या रिमोटनेस के हिसाब से जी। फिर भी ठीक है मतलब मेरे जितना से। वहाँ पहुँचना दुरूह है, जाना दुरूह है और चीज़ों को देख समझ के जो स्थिति लग रही है, उससे कहीं बेहतर वहाँ की स्थिति है। ज़मीनी हकीकत ये है और जिस तरह से आप अभी हमारे साथ बयाँ नहीं कर रहे हैं। देखिए लोग बहुत मेहनती हैं, जी, सुनो ना, लेकिन ये अपने खेतों खेतों पर भी काम करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, होटल भी चलाते हैं, जी, सब्जी भी उगाते हैं, सब कुछ करते हैं, ठेकेदारी भी करते हैं और गवर्नमेंट मुलाजिम भी करते थे। जी, और आज तक ज्यादातर मुलाजिमत जो गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट जो है वो लोगों को मयसर थी, क्योंकि जी, आबादी कम है, 2-2.5 लाख 2.5-3 लाख की है। जी, लेकिन आइंदा क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, वो तो भगवान जाने। बट जी, जी, विंटर को छोड़ के जी, जो बाकी समर तो लद्दाख जो है इट इज सो ब्यूटीफुल कि निश्चित रूप से। एवरीबॉडी शुड कम हाँ, एंड हाँ, हाँ। सी, अपनी आंखों से देखे और ये देखे। अमन की बात मैं कर रहा हूँ। जी, अमन की बात यह है कि आप किसी भी महिला को अकेला छोड़ दो यहाँ दरिया सिंध के किनारे 10 दिन, कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा, जी, दावे जी, से कह रहा हूँ। जी, जी, हाँ, तो ये अमन और शांति जो है, हुँ, यह हमारा सबसे बड़ा एसेट है हमारा। एक और चीज मैं बता रहा हूँ आपको, ये जी, एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा जी, कि यहाँ एक चोरी की शादी होती है। जी, चोरी की शादी ये है कि एक लड़के ने किसी लड़की को पसंद किया, उसको चोरी से ले गया, शादी किया। जी, शादी करने के बाद उस लड़के वाले को लड़की के बाप को पूरा नाक से पे करना है। क्या बात है! जी, वो उसको उसको गिड़गिड़ा के जाते उसके पास, ये लेके पैसा वैसा सब लेके, जनाब हमको माफ कर दो बस। क्या बात! जी, हाँ, जी, तो लड़की ये मतलब कदर है। जी, 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 मैं कह रहा हूँ ये किसी जगह मैंने नहीं देखा कि लड़की के बाप अदरवाइज बड़ा डरा रहता है ना। जी, जी। लड़की का बाप है, लड़की का घर है करके, यहाँ नहीं, लड़की वाले ज्यादा ये कहते हैं। जी, जी, वहाँ मतलब लड़कियों, महिलाओं का मान-सम्मान मान सम्मान बहुत शुरू है से रहा है। और ये वहाँ के कल्चर में है, वहाँ के लोगों के ये जीन में हमारे है। जी, कल्चर जी। में है, क्योंकि जी, अब जी। बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ द फैमिली। जी, जी। और ये है, वो नहीं है जो बाकी जगहों में जो लड़की को हकारत से देखते हैं या जी, बहुत जी, जी। ये बहुत बड़ी मैसेज है आपके माध्यम से जी हमें जो लोग आज सुन रहे हैं, निश्चित रूप जी से हमें अपनी बेटियों के प्रति, अपने महिलाओं के प्रति किस तरह से नज़रिया हमारी होनी चाहिए, कैसा जी मान-सम्मान होना चाहिए। एक छोटा-सा रीजन पहाड़ों में और वादियों में बसा रीजन जी लद्दाख से ये मैसेज निकल के आ रहा है आम जी लोगों के लिए कि जी जी हमें भी अपने महिलाओं के प्रति किस तरह की सोच रखनी चाहिए। पक्का। ये निश्चित और रूप से एक मैसेज है और हाँ आज हमसे इस बातचीत करने के लिए और लद्दाख के बारे में तमाम जानकारी देने के लिए एक तरह से कह सकते हैं लद्दाख की कहानी श्री काचो अस्फंदायार खान जी के जुबानी अभी हम जी सुन रहे थे और आज हमसे बातचीत आप कर रहे थे। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ आपने साझा किया। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मेरी तरफ से भी सबको सलाम नमस्ते, सबको सलाम नमस्ते, सबको सलाम नमस्ते।